हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। इससे पहले लेक्चर नंबर हमारा 7th है, ये लेक्चर नंबर 7th है। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 7th है ये। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर अपना कवर कर चुके हैं एंड लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड की, रक्त की। ठीक है, ब्लड को हम लोग ठीक है, ब्लड को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। पहला रक्त, दूसरा खून और तीसरा रुधिर। ठीक है, पहला रक्त, दूसरा खून और तीसरा रुधिर। इनमें से कुछ भी आ जाए आंसर सेम ही होगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ब्लड पढ़ते हैं तो कुछ जनरल क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। जनरल टॉपिक है हमारा ब्लड और उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ स्पेशल एग्जाम है उन्हीं में बनेगा। ठीक है, जनरल टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला पूछता है कि ब्लड की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? तो आंसर इज हेमेटोलॉजी। आंसर इज हेमेटोलॉजी। दूसरा पूछता है कि जो ब्लड है वो क्या है? तो आंसर इज ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टिश्यू। कैसा टिश्यू है? तो आंसर होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर इज 7.4, है ना। अब देखो, एक पैरामीटर है जिससे हम ये नापते हैं कि कौन सी चीज जो हो एसिड होगी, कौन सी चीज बेसिक होगी। तो जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो वो चीज एसिड कहलाएगी, और जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो वो चीज बेस कहलाएगी। तो यहां पे देखकर आपको पता चलना चाहिए कि 7.4 है, इसका मतलब है स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब क्या है? बेसिक, है ना। क्षारीय क्या होगा हिंदी में? क्षारीय। स्लाइडली का मतलब बहुत हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का क्षारीय। पीएच वैल्यू 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए, जो ब्लड है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो जब हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें उसको मिलकर बना रही हैं, तो हमें याद आना चाहिए कि एक तो प्लाज्मा होता है और प्लस में ब्लड सेल्स होती हैं। बहुत सिंपल सा। फिर से अगेन, पहला जो ब्रांच है जिसमें ब्लड की स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है? आंसर इज हेमेटोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन कि ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड? तो उसका आंसर है कि ब्लड इज अ टिश्यू। और कैसा टिश्यू है? तो आंसर है क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। हिंदी में कहेंगे तरल संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच वैल्यू बताइए।
तो 7.4 और कैसा प्रोडक्ट है जो ब्लड है वो, तो हम कह सकते हैं कि हल्का क्षारीय है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन बताइए, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड को जब क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पार्ट जो है वो प्लाज्मा है और जो दूसरा पार्ट है वो ब्लड सेल्स है। क्लियर है। अब अगर इन दोनों का परसेंटेज पूछा जाता है तो 55 से लेकर 60 तक जो मिलता है वो प्लाज्मा मिलता है, और लगभग देखो बचा हुआ कितना है 42, 45 ब्लड सेल्स मिलती है, ब्लड सेल्स मिलती है। तो ये हमारा हमने कवर किया ब्लड के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चन। क्लियर है। अब अगर हम प्लाज्मा और ब्लड सेल्स किसको किसको डिवाइड करेंगे, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, तो हम देखते हैं फिर से अगेन परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो 52, 55 से लेकर 60 कर लेते हैं। ठीक है, 55 से लेकर 60 तक हमारा प्लाज्मा एंड 40 to 45 तक हमारी सेल। ये वाला जो हिस्सा है ना, टोटली हम देखेंगे लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है, येलो कलर का लिक्विड पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है। और दूसरी चीज इसमें कुछ थोड़ी सी प्रोटीन पाई जाती है, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है आपको, तो याद रखिएगा एक बारी पूछा जा चुका है ग्लो एल्ब्यूमिन, और एक बार पूछा जा चुका है फिब्रिनोजन। ठीक है, तो दोनों ही प्रोटीन से क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आ चुका है और इससे भी आ चुका है। आपको पूछता है सिंपल क्वेश्चन कि फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन कहां पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि वो प्लाज्मा में होती है। फिर आपको पूछा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन कहां मिलती है, तो भी आपका आंसर होगा कि प्लाज्मा के अंदर मिलती है। अब अगर हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई बहुत सिंपल है, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये आरबीसी, ये WBC और प्लेटलेट्स, अच्छा प्लेटलेट्स की हिंदी प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों की हिंदी क्या होगी, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और इनकी हिंदी क्या होगी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि ये वाली जो है इनका केमिकल नेम क्या होगा, ये वाली जो है इनका केमिकल नेम क्या होगा, और ये जो है इनका केमिकल नेम क्या होगा। तो इसका आंसर जब हम करते हैं तो इसका आंसर होगा एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। इसका आंसर क्या होगा अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स, और इसकी जब हम बात करते हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। अब इनकी हिंदी भाई बहुत मुश्किल है, कैसे कि इनकी हिंदी कुछ नहीं है, इनको हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हो आप, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इधर थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, सिंपल सा, जहां से क्वेश्चन बनता है मैंने वही चीज उठाई है, आपको कुछ भी फालतू नहीं बताया है। क्लियर है। अगेन प्लाज्मा को हमने कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा देख रहे हैं, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कॉम्पोजिशन जब ब्लड का देख रहे हैं तो हम सिंपल सी ये बात कह सकते हैं कि हमारे में ज्यादा जो मात्रा में ब्लड है या प्लाज्मा है, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हम सिंपल लैंग्वेज में इतनी बात कह सकते हैं कि भैया प्लाज्मा ज्यादा पाया जाता है ब्लड की अपेक्षा।
ब्लड मतलब ब्लड सेल्स की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट हमारा प्लाज्मा ही कवर कर रहा है। प्लाज्मा क्या है, आपने देखा होगा ब्लड आने से पहले हल्का सा एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है, ठीक है, वही जो है वो हमारा प्लाज्मा कह सकते हैं हम, इस एक लिक्विड है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि यहां पर और यहां पर, है ना, यहां पर और यहां पर थोड़ा डीपली जाकर कि 4-4 5-5 पॉइंट उठाते हैं जहां से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आरबीसी से। आरबीसी, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां से ही क्वेश्चन आता है कि केमिकल नेम बताइए, तो आंसर इज इरिथ्रोसाइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तत्व, ऐसे एनिमल या ऐसे धरती पर लोग भी हैं जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहले तो ऊंट मिलता है, कैमल, ठीक है। उसके बाद एक जंतु और है जिसे लामा बोलते हैं, वो मिलता है, ठीक है। मेढक भी कहीं कहीं आंसर आपको मिल सकता है इसका, लेकिन जो मेढक की इनिशियल स्टेज होती है जब वो टेडपोल होता है, उस अवस्था में उसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता, लेकिन सॉरी मिलता है, लेकिन बाद में वो केंद्रक एब्सेंट मिलता है, यानी मेढक में नहीं मिलता, उसकी जो इनिशियल स्टेज है, उसका जो बचपन का जीवन है उसमें मिलता है, ठीक है। बचपन इन द सेंस बाल्यावस्था, मेढक की बाल्यावस्था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर ऐसा क्या है जो ये लाल रुधिर कणिकाएं मानी गई हैं, ठीक है। तो आंसर इज हीमोग्लोबिन। आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। इस हीम को और इस ग्लोबिन को अलग अलग कर दो, तो जो हीम है, जो हीम है ना, ये वाला जो हीम है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि आयरन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, आयरन से कनेक्टेड होता है। कैसे, कि अगर हम ये बोलते हैं ना कि भाई हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तो आयरन वाली चीजें खाओ, उससे खून बढ़ जाएगा, है ना। तो पूरे खून की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है हीमोग्लोबिन की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एफी, उसमें अगर हम खाएंगे तो उस एफी की ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होने की जो क्षमता है वो काफी अधिक होती है, और वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर क्या कर देगा, हमारे ब्लड को थोड़ा सा एनर्जेटिक बना देगा, इस वजह से ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबिन जो ये देख रहे हो आप लोग, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन और ये हीम डाई बना देते हैं। हीम जो है वो आयरन की वजह से, जैसे आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल खाने के बाद ऑक्सीजन की उसमें छोड़ दो, मतलब खुला हवा में छोड़ दो, तो वो रेडिश रेडिश ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है ना। किसकी वजह से हो रहा है, वो एप्पल में भी आयरन होता है, इस वजह से हो जाता है, क्योंकि कोई दूसरे फ्रूट क्यों नहीं होते ब्राउनिश, है ना, काटने के बाद वैसे तो व्हाइट होता है, लेकिन हवा के कांटेक्ट में आकर वो कैसा बन जाता है, वो ब्राउनिश बन जाता है, रेडिश बन जाता है। तो हीम जो है वो एक पिगमेंट कह सकते हैं, पिगमेंट की तरह होता है, जो कि रेड कलर को शो करता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं ये बोलूं। तो इस प्रोटीन और इस डाई के साथ मिलकर जो है वो हमारा बना रहा है पूरा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन बना दिया इन दोनों चीजों ने मिलकर। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो अभी मैंने बताया ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, पूरी बॉडी में, ठीक है, और हमें उससे एनर्जी मिलती रहती है,
हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद करिए लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 दोनों देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि लेक्चर नंबर 4 और 5 देखने के बाद जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो मैंने आपको वहां बताया था क्या कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विलाई नामक संरचना स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर पर। वो क्या काम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को उठाते हैं और अपनी जो न्यूट्रिएंट्स को उठाया और अपनी ब्लड वेसल्स में उनको कैच किया एंड फिर वो क्या कर रहे हैं, वेसल्स के थ्रू ही उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का सर्कुलेशन बॉडी में छोटी आंत के द्वारा यानी विलाई के द्वारा ही होता है। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद करिएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। आपको पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन नापने के लिए, हीमोग्लोबिन नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज हीमोसाइटोमीटर। आंसर इज हीमोसाइटोमीटर। हिंदी में भी लिखते हैं भाई, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर बॉडी में आरबीसी की अधिकता हो जाए, चलो पहले कमी वाला ले लेते हैं, पहले कमी हो जाए या फिर आरबीसी की अधिकता हो जाए तो कौन सी दो डिजीज हमारी बॉडी में हो जाएंगी? तो सिंपल सा आंसर है, पहला आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है और दूसरा पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। ठीक है, फिर से हिंदी में इसे अरक्तता कहेंगे, अरक्तता। ठीक है, और इसे खून की बढ़ोतरी है ना, पॉलीसाइथीमिया, खून ज्यादा हो गया भाई, आरबीसी ज्यादा हो गई, पॉलीसाइथीमिया। इतनी बात समझ में आई, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो सेम, अच्छा एक चीज और, आरबीसी में कभी कभार आपका वो पूछ लेता है जीवन चक्र, ठीक है, कि कितने दिनों तक जिंदा रहती हैं ये, क्योंकि खून जो है वो डैमेज होता रहता है, जो सेल्स हैं वो डैमेज होती रहती है, फिर बनती रहती है, डैमेज होती रहती है, फिर बनती रहती है। तो 20 to 20 डेज, 120 डेज का इसका सर्किल होता है। और ये जो जन्म होता है इनका, ये बनती कहाँ है, अगर ये पूछा जाए कि निर्माण कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे बोन मैरो में ही बनती है। ठीक है, और लगभग लगभग बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, जब कंसीव करती है, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसके पेट में जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो बच्चा है ना, उस टाइम पे उसकी जो आरबीसी हैं वो स्प्लीन में बनती हैं। ठीक है, स्प्लीन में बनती हैं। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, प्लीहा। इसीलिए प्लीहा से क्वेश्चन बनता है, प्लीहा से क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि हमारी जो एक फॉर्मेशन की जो जगह है ना, जहां इंसान जन्म लेता है ना, वो जगह बताइए कि कहाँ जन्म ले, मतलब आरबीसी कहाँ जन्म ले रही है, कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम प्लीहा बता सकते हैं। फिर इंसान जहां मरता है ना, जहां मरता है वो जगह बताइए। तो कई बारी जो आरबीसी है वो प्लीहा में, स्प्लीन में डेथ भी कर जाती है, मर भी जाती है, तो इसीलिए इसको जन्म स्थान भी माना जाता है, यानी बर्थ प्लेस भी माना जाता है। और इसी जगह को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ क्या, आरबीसी। क्यों? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। क्या? कब्र। किसकी कब्र? आरबीसी की कब्र। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस ऑर्गन को आरबीसी की कब्र माना जाता है? आंसर इज स्प्लीन या फिर प्लीहा। आंसर इज प्लीहा या फिर स्प्लीन। क्लियर है इतनी बात सबको? चलो डन, डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। तो जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है पहला,
केमिकल नेम हम पढ़ चुके हैं, क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है आपको? दूसरा क्या पूछता है कि जो WBC, देखो अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का तो कोई रोल है नहीं, तो WBC के अंदर हम डायरेक्ट आते हैं। WBC का भी सेम पूछता है कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? तो फॉर्मेशन लगभग ज्यादातर सबका बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, बोन मैरो, और हिंदी में क्या कहेंगे बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। ठीक है, ये याद रखना आप। क्वेश्चन कहां से बनता है वो देखते हैं हम। तो हमारे इसके अंदर एक WBC के अंदर की मैं बात कर रही हूं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स हिंदी में भी इन्हें ग्रेन्यूल्स ही कहेंगे। ठीक है, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं कुछ कोशिकाओं पे मिलते हैं और कुछ पे नहीं मिलते हैं। तो जिन पर मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। और जिन पर नहीं मिलते हैं उन्हें कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, और जिन पर मिलते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। तो उतना ज्यादा हम डीपली नहीं जाते, हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जो WBC है वो कितनी प्रकार की सेल्स अपने अंदर कंटेन करती है। तो उसका आंसर है, जो WBC है वो हमारे 5 प्रकार की सेल्स को कंटेन करती है। उन 5 प्रकार की सेल्स में यहां से क्वेश्चन आता है इओसिनोफिल्स, फिर क्वेश्चन आता है न्यूट्रोफिल्स, फिर क्वेश्चन आता है बेसोफिल्स, फिर क्वेश्चन आता है मोनोसाइट, और फिर क्वेश्चन आता है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। इओसिनोफिल्स अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। ठीक है, क्या होता है कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है ना, सबको हो जाती है, ज्यादातर जनरल। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं अचानक से जैसे खुशबू आएगी, परफ्यूम की हो या फ्लावर की हो या किसी भी चीज की हो, तो थोड़ी बहुत हद तक तो सहन हो सकती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा तीखी वाली एकदम से स्मेल आएगी तो मैं छींकने लग जाती हूँ, और लगभग 10-15 छींके बार बार मुझे आती रहती है। तो इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। ये किस चीज का साइन है? इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। अब एलर्जी मुझे है तो मेरी बॉडी में ऐसा क्या रिएक्शन हुआ जिससे मुझे छींक आ गई, है ना? क्वेश्चन इज द, तो हमारी बॉडी में जो इओसिनोफिल सेल थी वो अचानक से उन्होंने अपना नंबर जो है वो बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसी खुशबू के या किसी ऐसी हवा के कांटेक्ट में आ गई जो कि मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो आपको कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इओसिनोफिल्स की संख्या इंक्रीज हो गई। क्लियर है? दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। न्यूट्रोफिल सेल्स में पूछा जाता है कि एक होता है बार बॉडी। ठीक है, ये बार बॉडी चेक करते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स में। अब ये बार बॉडी क्या है? बार बॉडी देखकर हमें ये पता चलता है, जैसे बोलते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, तो अल्ट्रासाउंड किसी भी जगह का हो सकता है, पर प्रॉपर जब हम बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं ये चेक करने के लिए कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी भ्रूण परीक्षण। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं भ्रूण परीक्षण। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के जब हम भ्रूण परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम इन सेल्स का यूज करते हैं कि इनको देखकर ये पता लगाया जाता है कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। क्लियर है? तो यहाँ पे बार बॉडी चेक करते हैं। बेसोफिल्स का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको पूछी जाए कि इन पांचों में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो हाँ न्यूट्रोफिल्स बताएंगे। उसके अलावा बेसोफिल से भी क्वेश्चन आता है, तो बेसोफिल सबसे कम होती है, लगभग 1% होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है ना, सबसे कम वाला पूछा गया है, बहुत बारी पूछा गया है। अच्छा, बेसोफिल्स का काम क्या है? बेसोफिल्स का काम है, एक हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है। हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है, यहीं पे लिख देती हूं मैं, हेपेरिन। ठीक है,
इसको कंटेन करती है बेसोफिल सेल्स। अब हेपेरिन क्या है पूछता है आपको, तो देखो जब हमारे चोट लगती है, हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में अपनी कि जब हमारे चोट लगती है, विटामिन के वाली चैप्टर में पढ़ा था, याद करिएगा। अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा है विटामिन वाला चैप्टर, नहीं देखा है वीडियो, तो दोबारा जाइए प्लेलिस्ट में, विटामिन वाला वीडियो देखिए फिर आइए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे चोट लगी तो कंटिन्यूअसली ब्लड बहता रहा, ठीक है, यानी कि क्लॉट नहीं बना। और हमारे कई बार क्या होता है, तो विटामिन के की कमी थी, और अगर क्लॉट बना इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो जब हमारे क्लॉट बना, आप खुद सोचिए कि जब हमारे क्लॉट बना तो वो कैसे बना होगा, ठीक है ना। अब यही सेम सिचुएशन, क्लॉट बनने की बात कर रही हूं मैं, वो बॉडी के अंदर अगर बन जाए तो ब्लड का जो फ्लो है हमारी बॉडी के अंदर वो रुक जाएगा, है ना। तो क्या ऐसा बॉडी के बाहर उसको मिल गया, और क्या बॉडी के अंदर ऐसा था जो नहीं बना, और क्या बॉडी के बाहर उसको हट गया उस जगह से जो कि क्लॉट बन गया। समझ रहे हैं? यानी कि अगेन मैं समझा रही हूं दोबारा कि बॉडी के अंदर ऐसा क्या था कि ब्लड को क्लॉट बनने से रोक रहा था, और जैसे ही ब्लड चोट के थ्रू बाहर निकला तो क्लॉट बन गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन मिलती है जिसे कहते हैं हेपेरिन। उस प्रोटीन की वजह से वो ब्लड को क्लॉट बनने से रोकती है, यानी एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस या एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। इसका आंसर है हेपेरिन, ठीक है। कैसी प्रोटीन है ये? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो किसी को जमने से रोके। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्रतिस्कंदक, स्कंदक, ठीक है। स्कंदक का मतलब यही है क्या कि यादसा है, ठीक है, यानी जमने से रोकने वाला। ये दोनों बहुत ही कॉमन सा है ना, हमारी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। जितने भी जम्स हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, याद रखिएगा, रोगाणुओं से रक्षा करती है, मोनोसाइट भी और लिम्फोसाइट भी, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हमारे शरीर में WBC की अधिकता हो तो क्या होगा, और कमी हो तो क्या होगा, ठीक है। कमी हो तो क्या होगा? जब कमी होती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है, और जब अधिकता होती है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। अधिकता में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है और कमी में ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया। याद रखिएगा, इसी को ही ब्लड कैंसर कहते हैं, इसी को ही ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जब कमी है तो ये एल है ये, ठीक है, और अधिकता है तो ये। बस इससे ज्यादा ऊपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, खत्म कहानी। प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है, अगेन मैं कहूंगी कि इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इनके फंक्शन से क्वेश्चन आता है। केमिकल नेम हालांकि पढ़ लेते हैं, कई बार पूछ लेता आपको, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसके फंक्शन से क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा, इसका फंक्शन है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट को, बॉडी के अंदर नहीं सॉरी, चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉट को बनाना। यानी इसमें ऐसा क्या है कि जो ब्लड क्लॉट बना रहा है, तो आपने के वाला जब विटामिन के वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि जो के है वो हमारे ब्लड क्लॉट को बनने में हेल्प करता है ना, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो अगर हम बॉडी के बाहर की बात करें कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है, बॉडी के बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है, तो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है ना, लेकिन किसकी हेल्प से? के की हेल्प से, विटामिन के की हेल्प से। और एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में, और फाइनली जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है वो है फिब्रिन। अब आप कहोगे कि मैम जब यहाँ प्रोथ्रोम्बिन
के की प्रेजेंट में आकर थ्रोम्बिन बना रहा था, तो फिर थ्रोम्बिन का क्या इस्तेमाल था? जब फाइब्रिनोजन ने कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन, और फाइब्रिनोजन ऑलरेडी हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, तो फिर क्या इसका रोल रहा? तो इसका रोल ये है कि जब ये वाली प्रोटीन इसमें कन्वर्ट हुई तो हेल्प की इसने, लेकिन जब ये वाली प्रोटीन इसमें कन्वर्ट हुई तो हेल्प की थ्रोम्बिन ने। ठीक है, जब तक थ्रोम्बिन नहीं होगी आपके ब्लड में तब तक ये फिब्रिनोजन किसी भी काम का नहीं है। ये फिब्रिनोजन इस प्रोटीन की हेल्प से ही इस प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और फाइनली जो है क्यों, उसका भी रीजन है। देखो, अगर आपको ये पूछा जाए तो ये ब्लड में सॉल्यूबल है, यानी कि घुल जाएगी, और जब कोई चीज भी है वो घुल जाएगी तो क्लॉट कैसे बनाएगी, है ना, सिंपल सा है ना। और ये वाला क्या है, ये वाला जो फिब्रिन है वो कैसी है, वो घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल है, और जब घुलेगी नहीं तो क्लॉट बना देगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो आप ये यहां से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर रक्त का थक्का बनाने में एसेंशियल जरूरी प्रोटीन का नाम बताइए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर सारी ही ऑप्शन में हो तो फिर आप लास्ट वाली टिक करेंगे। याद रखिएगा, आप ना थ्रोम्बिन टिक कर सकते हैं, ना तो फाइब्रिनोजन टिक कर सकते हैं, केवल फिब्रिन टिक करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी मिल जाती है, कोई एक, तो फिर कोई एक टिक कर सकते हैं। तीनों मिलती है तो फिर लास्ट वाली टिक करेंगे कंफर्म है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी ब्लड क्लॉट्स करेंगे, ठीक है, सॉरी ब्लड ग्रुप्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।